भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम पढ़ रहे हैं। 2 भौतिक प्रदेश हमारे हो चुके हैं, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो हैं वह इन 3 नदियों का जो क्षेत्र है, जो बेसिन है, उन सबको मिला करके हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को हम जानते हैं। और राजस्थान के अरावली के बाद पूर्व की तरफ जो भाग है हमारा, तो पूर्व दिशा में होने की वजह से इसको हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। विस्तार भले दक्षिण तक भी आ रहा है, हम माही नदी को भी पढ़ रहे हैं इसमें, परंतु पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से अपन जानते हैं क्योंकि सर्वाधिक जो भाग हैं वो पूर्व तरफ हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। चंबल, बनास, माही और बाणगंगा। अब इसमें इनकी सहायक जितनी भी नदियां हैं वो सब नदियां इसमें शामिल रहेगी, मतलब बेसिन में शामिल रहेगी। और बेसिन का मतलब भी ये होता है कि एक मुख्य नदी और उस मुख्य नदी में जितनी भी नदियां आकर के मिलती हैं वे सब बेसिन कहलाता है। तो बेसिन में ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, जहाँ जहाँ से इनकी सहायक नदियाँ और इनमें आकर के मिलती हैं वो सब मिला करके हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाएगा। तो इन 4 नदियों के बारे में अपन, इन 4 बेसिनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ें। सबसे पहले मैंने लिखा है चंबल बेसिन। कौन सा लिखा है? चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन के लिए मैंने यहाँ देखो कुछ पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंटों में आप समझ पाएंगे कि चंबल जो नदी है हमारी वह किस तरह से हमारे राजस्थान के पूर्वी मैदान के निर्माण में सहायक हैं, और इसके अलावा भी उसका परीक्षा की दृष्टि से भी क्या महत्व है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सारी बातें अपन इसमें समझ पाएंगे। अपन ने सबसे पहले लिखा है अवनालिका अपर्दन। क्या लिखा है? अवनालिका अपर्दन, यानी कि नदी जब बहती है तो अपर्दन करती है। क्या करती है? अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब मिट्टी को काटती है। किसको काटती है? मिट्टी को काटती है। मिट्टी का कटाव ही अपर्दन है। अपने ही स्थान पर कट करके मिट्टी चट्टान ठहर जाए वो अपक्षय होता है, और मिट्टी कट करके खिसक के आगे बढ़े, है ना, वो अपर्दन की श्रेणी में आ रहा है। तो अवनालिका अपर्दन जो होता है चंबल नदी के द्वारा, उसकी वजह से बीहड़ों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीहड़ों का निर्माण होता है। और राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की बीहड़ों के लिए जाने जाने वाली कोई नदी है तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है, बीहड़ों के लिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें उत्खात भूमि। क्या है? इन 2 नामों को आप याद कर लीजिए। इन 2 नामों से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बीहड़ और उत्खात भूमि। उत्खात भूमि को अपन ने बेडलैंड लिखा है इंग्लिश में। तो ये बीहड़ है। इसमें मैंने पहाड़ी भाग और निचला भाग, यानी कि जो अवनालिका अपर्दन से बीहड़ों का निर्माण होता है उसमें गहरा गड्ढा जो बनता है ना, वो आपका कंदरा कहलाएगा। और ऊपरी भाग होगा उसका, उसको डांग कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। तो ये डांग के लिए राज्य सरकार ने 2004 से प्रोजेक्ट चला रखा है, भरतपुर और कोटा दोनों संभागों के लिए। और डांग की रानी के लिए जानी जाती है करौली। कौन सा एरिया? करौली का एरिया डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। और जो कंदरा है उसके लिए केंद्र सरकार ने 1989 से योजना चला रखी है, कंदरा विकास कार्यक्रम के नाम से। तो ये क्षेत्र इस चंबल बेसिन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद उत्खात भूमि की अपन बात करें तो ये भी अवनालिका अपर्दन का ही परिणाम है। तीक्ष्ण कटक युक्त उबड़ खाबड़ जो भूमि होगी उसको हम क्या कहेंगे? उत्खात भूमि कहेंगे। बेडलैंड से आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे, जो उबड़ खाबड़ भूमि है ना, तीक्ष्ण कटक वाली भूमि है, ऐसी भूमि को हम बेडलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ से कोटा तक का लगभग एरिया है, इसमें ये विस्तृत है। इसके बाद अपन ने यहाँ लिखा है इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें काली और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। और इस चंबल बेसिन के अंतर्गत, यानी कि चंबल जहाँ से शुरू होती हैं, अगर हम देखें तो ये कहाँ से निकल करके आती हैं? मऊ जानापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला, यानी कि एमपी से। कहाँ से आती है? एमपी से आती है। और हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान पर? 84गढ़ में। कहाँ पर? 84गढ़ में ये प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ से आगे जैसे ही जाएगी तो इसके बाद कौन सा जिला आएगा? कोटा, और फिर बूंदी, इसके बाद फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। इस प्रकार से ये आगे बढ़ती हैं और अपने राजस्थान के भी कुछ जिलों की ये सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा जिसको बोलते हैं। और हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य में भी चंबल नदी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। क्या बनाती है? 241
किलोमीटर की सीमा बनाती है। इधर हमारा मध्य प्रदेश और हमारा ये राजस्थान से लगा हुआ एरिया, तो यहाँ सीमा बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और आगे जा करके ये यमुना में मिल जाती है। मुरादगंज इटावा जो स्थान है यहाँ पर ये यमुना में जाकर के मिलती है। तो ये चंबल नदी का जो एरिया हो गया, तो इस एरिया में मैंने बेसिन में मैंने ये भी शामिल किया झालावाड़ और बारां। ये बेसिन में क्यों शामिल किया, क्योंकि ये काली सिंध, पार्वती और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो इस तरफ से बारां और झालावाड़ होते हुए भी चंबल में आकर के मिल जाती हैं, तो वो बेसिन में शामिल हो गया। इसका मतलब ये क्षेत्र भी हमारा चंबल बेसिन के अंतर्गत आएगा। तो आप पहली प्राथमिकता में ये तय करें कि चंबल बेसिन में कौन कौन से एरिया आएंगे, जहाँ से नदी बह रही है वो, और जहाँ से सहायक नदियाँ चंबल में आकर के मिल रही है वो, सभी क्षेत्र को हम शामिल करते हुए चंबल बेसिन को हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्षेत्र आया हमारा। इस क्षेत्र में हम लोग ये देख सकते हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़ और बारां, ये विशेष करके चंबल बेसिन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। खास बात हमने इसमें देखी है, एक तो बीहड़, क्या है बीहड़, और एक है आपके उत्खात भूमि। अधिकांश प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, इस दो स्थान से, एक तो बीहड़ से और एक उत्खात भूमि से। अब यहाँ प्रश्न किस तरह से बना है वो आपको पेपर में प्रश्न आने के बाद ही पता लगेगा, पर आप लोग ये जान लीजिए कि ये चंबल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? चंबल से। बीहड़ और उत्खात भूमि, ये दो आपको याद रखना है। अब हम आगे जाते हैं। अगली नदी हमने लिखी है माही बेसिन। क्या लिखी है? माही बेसिन, यानी कि माही द्वारा निर्मित मैदान, है ना। तो माही बेसिन के अंतर्गत हमने ये 2 पॉइंट लिखे हैं। खास बात तो एक तो है 56 का मैदान, ये आप लगातार पढ़ते रहते हैं और हमारे आसपास का एरिया है, इसलिए आप जानते हैं। बांसवाड़ा वो प्रतापगढ़ के मध्य 56 गाँवों की जो उपजाऊ भूमि है उसको हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बाड़मेर में है। कहाँ है? तो याद रखना है, मैदान और पहाड़ी 2 शब्द अलग अलग है, नाम सेम है, ठीक है। तो 56 का मैदान हमारे यहाँ है। कांठल माही नदी का प्रतापगढ़ में तटवर्ती भाग, माही नदी का तटवर्ती है ना, माही नदी का तटवर्ती जो भाग होगा उसको कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। इसके अलावा हम माही नदी को बहुत सारे उपनामों से जानते हैं, वो हम इतिहास में पढ़ते हैं और भी हम पढ़ेंगे। जैसे वागड़ की गंगा भी अपन कह रहे हैं, ठीक है ना। और बागड़ के नाम से भी हमारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जाना जाता है, ठीक है। एक बागड़ होता है और एक बांगर होता है। बांगर में शेखावटी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र। और ये हमारा बागड़ क्षेत्र है जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर को प्रमुखता से हम शामिल करते हैं इसमें। इसके बाद मैंने मिट्टी यहाँ लिखी है। इसकी जो मिट्टी है माही बेसिन की स्पेशल मिट्टी, लाल चिकनी रेड लोमी जिसको हम बोलते हैं। अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से देखें जिसको वर्टिसोल्स कहते हैं। और क्षेत्र विशेष की जहाँ यहाँ की जो मिट्टी हमारी वो अधिकतर काली है, और काली मिट्टी हमारे लिए यहाँ पर मक्का ज़्यादा उत्पादन होता है, चावल भी हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मक्का की जो किस्में भी मैंने लिख दी, माही कंचन और माही धवल। और इसके बाद चावल की एक किस्म लिखी मैंने माही सुगंधा, गन्ना भी उत्पादित यहाँ ज़्यादा होता है। तो ये हम माही बेसिन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और माही बेसिन में आप लोग देख लें, एक 56 का मैदान लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। कांठल शब्द भी कभी कभी पूछा जा सकता है, ये बागड़ शब्द है, वागड़ शब्द है, ये भी आप लोग याद रखें। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है बांगड़ और वागड़ में, तो आप इस कन्फ्यूजन को भी दूर करें। इस तरह से आप माही बेसिन समझ रहे हैं, ठीक है। तो माही बेसिन की बात करें अपन, तो यहाँ से ठीक है वापस, है ना। और उदयपुर से यहाँ तो आपका आ गया सलूम्बर। उदयपुर से कौन सी नदी आएगी? और प्रतापगढ़ से कौन सी नदी आएगी? संगम कहाँ होता है? बेणेश्वर में। सोम, जाखम और माही 3 नदियों का संगम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत भी अपन जिले गिने, तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे? सबसे पहले तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर भी आ जाएगा अब, और उदयपुर आ गया। तो ये माही बेसिन के अंतर्गत शामिल जिले हैं, है ना। और सिर्फ माही के बाद की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और
सिर्फ बांसवाड़ा ही आएगा और डूंगरपुर ही आएगा फिर तो, है ना, क्योंकि बांसवाड़ा से डूंगरपुर होकर के आ जाती है, परंतु डूंगरपुर में हमको 2 नदियाँ और इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बेसिन में हैं, जो ज़िले हैं वो किस में हैं, बेसिन क्षेत्र में आने वाले सारे ज़िले हैं। इसमें ये आपके बांसवाड़ा भी आ गया, प्रतापगढ़ भी आ गया, डूंगरपुर, बसलुम्बर और उदयपुर का भी एरिया आ गया, क्योंकि यहाँ से भी हमको जो नदियाँ 2 आती हैं वो सहायक नदियाँ हैं इसकी, इसमें आकर के मिल जाती हैं। तो बेसिन में वो नदियों का क्षेत्र भी गिना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके 5 ज़िले हो गए। इसमें ये माही बेसिन की बात हो गई। तो चंबल बेसिन और माही बेसिन 2 हमने देखी। अब हम अगली बनास बेसिन देखेंगे। कौन सी देखेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश में बनास बेसिन भी शामिल है। बनास बेसिन के अंतर्गत हम देखें तो पिडमोंट का मैदान हम पढ़ते हैं, दक्षिणी मैदान पढ़ते हैं और उत्तरी मैदान पढ़ते हैं, यानी कि बनास बेसिन को इस तरह से बांट रखा है। अब इसमें अपन पिडमोंट का मैदान जो है स्पेशल उसको देखते हैं। तो ये राजसमंद में जो देवगढ़ वाला एरिया है, वहाँ जो पहाड़ों की तलहटी पर जो मैदान बना हुआ है, वहाँ उसी को हम पिडमोंट का मैदान नाम से जानते हैं, देवगढ़ राजसमंद में। ठीक है। इसके बाद दक्षिणी मैदान अपन ने लिखा, इसको मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले ज़िलों की अपन बात करें, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये जो ज़िले हैं वो दक्षिणी मैदान के अंतर्गत शामिल हैं। इसके बाद उत्तरी मैदान में हम जाकर के देखें तो उत्तरी मैदान, इसका मतलब ये नदी की दिशा के अनुसार हैं। ये शुरू में राजसमंद में जहाँ से नदी का उद्गम होता है ना, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियों में भैरव मठ, ठीक है, जो भैरव मठ है वहाँ से इसका उद्गम होता है ना, कुंभलगढ़ के पास, वहाँ से ये बहती हुई आगे बढ़ती है। फिर उदयपुर पहले आता है, फिर चित्तौड़गढ़ भी आता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए फिर भीलवाड़ा में भी जाती हैं, टोंक में भी थोड़ा बहुत एरिया आ गया, सवाई माधोपुर, और इस तरह से सवाई माधोपुर में जाकर के आपको पता है तो ये चंबल और एक सीप नदी और यहाँ आकर के मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। कौन सा स्थान है वो, रामेश्वरम, क्या है, तो वहाँ जाकर के ये मिल जाती है उसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके शुरुआती मैदान है। इसके बाद इसका दक्षिणी यानी कि सवाई माधोपुर तरफ वाला जो एरिया है वो उसका उत्तरी मैदान हो गया। नदी बहाव की दृष्टि से उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरह से आपके ये हो गया। और दक्षिणी मैदान में अपन ये ज़िले पढ़ लिए। अब इस उत्तरी मैदान में, जिसमें हम इसको हम मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, मालपुरा टोक है ना, करौली तक का जो एरिया है वो कवर होता है, इसके लिए मालपुरा करौली का मैदान भी इसको हम कहते हैं। मालखेराड़ का पठार भी अपन कहते हैं। मालखेराड़ यानी कि इसका जो एरिया है वो जहाजपुरा, भीलवाड़ा से मालपुरा टोक तक के एरिया को मालखेराड़ का पठार भी कहते हैं। तो ये जो एरिया है ये उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है, जो कि बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत ज़िले जो हम गिन रहे हैं वो अजमेर का थोड़ा बहुत एरिया आ गया, टोंक और सवाई माधोपुर का एरिया आ गया, ये आपके इसके अंतर्गत आएंगे। बहाव क्षेत्र की अभी अपन ने बात कर ही ली। इस प्रकार से इसका बहाव क्षेत्र है। बेसिन में उसमें मिलने वाली सहायक नदियां हैं, उन सबको हम शामिल करके पढ़ेंगे। तो ये बनास बेसिन है। क्या है ये, बनास बेसिन है, यानी कि हम पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एक चंबल बेसिन देखा, माही बेसिन देखा और ये है बनास बेसिन। इसके बाद हम देखें तो बाणगंगा का मैदान है। कौन सा मैदान है, बाणगंगा का मैदान है। ये बैराट की पहाड़ी, कहाँ पे, जयपुर, यहाँ से निकलती हैं दौसा, भरतपुर, नया जिला डी होते हुए। ये 2012 से इसको आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियों में डाल दिया गया है। तो ये जो नदी है इसके क्षेत्र में जो आने वाले ज़िले हैं ये भी हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है। जयपुर को हम अरावली पर्वतमाला में भी पढ़ते हैं, परंतु उसका एरिया बैराट की जो पहाड़ी है वहाँ से उस तरफ वाला जो एरिया है वो आपके इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत भी शामिल हैं। तो 4 नदियों को हमने बारी बारी से देखा। चारों नदियों का जो एरिया है वो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर भी समझना चाहें तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से अगर मैं घुमा करके पूरा इसको कवर करके ले जाऊँ तो इस तरह से ये जा रहा, यह सीमा बन रही इसके माध्यम से।
और इस तरफ अपन चले जाएं लगभग यहाँ से। विशेष करके अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ ऐसे घुमा करके ऐसे पढ़ते हैं, पर इन माही नदी को भी हम जब शामिल करते हैं तो ये शामिल हो गया, तो ये हमारा पूर्वी मैदान है। क्या है? पूर्वी मैदान का एरिया हो गया। ठीक है, इधर बचा हुआ है ये हमारा हाड़ौती का पठार बचा हुआ है। इसके बीच वाला भाग हमारा अरावली वाला भाग है, और इसके बाद छोटा हुआ भाग है वो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो अपन एक एक भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं। ये हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भाग है वो समाप्त हुआ। भौतिक प्रदेशों में चौथा भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं हाड़ौती का पठार। दिशा के हिसाब से हम इसको दक्षिणी पूर्वी पठार भी बोलते हैं। इसकी निर्माण काल की बात करें तो क्रिटेशियस काल का इसका निर्माण काल है। इसका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी के बेसाल्ट पेठिक लावे से हुआ है। लावे से निर्मित है, इसका मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मैंने काली मिट्टी इधर लिखी है। इसके ढाल की अपन बात करें, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ढाल है इसका ऐसे, कौन सा हो गया? दक्षिण से उत्तर। ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। इसका प्रमाण आप क्या बता सकते हो? चंबल भी बह करके कैसे गई? दक्षिण से उत्तर गई। काली सिंध है, पार्वती है, उन सब नदियों को हम देखें तो कैसे जा रही हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है ना। तो इसका ढाल ऐसा है, इसलिए वो इस तरफ जा रही हैं। इस हाड़ौती के पठार की अपन और बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। मुख्य तौर पर दो भाग हैं इसके, दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। ठीक है, ये मुख्य है। इसमें अपन दक्कन लावा पठार जो है उसको हम हाड़ौती का दक्षिणी भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? दक्षिणी भाग कहते हैं। इसमें मालवा प्रदेश भी लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले हैं। ऊपर माल का जो पठार अपन पढ़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो रहा है, बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक का एरिया। ठीक है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का एरिया। इसके बाद विंध्यन कगार में हम देखें तो डांग बिहार जो क्षेत्र हम पढ़ रहे थे अभी चंबल बेसिन में, किसमें पढ़ रहे थे? चंबल बेसिन में। वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत विंध्यन कगार के अंतर्गत शामिल है। इसके यहाँ की चट्टानों की अपन बात करें तो बलुआ पत्थर हैं, है ना। भरतपुर, यानी कि एक क्रम रहता है चट्टानों का, वो क्रम देखें तो ये भरतपुर तक इसका बलुआ पत्थर का विस्तार है। लाल पत्थर भी यहाँ मिलता है, कोटा स्टोन भी मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है। किसमें? विंध्यन कगार में। किसमें मिलता है? विंध्यन कगार में। और इस विंध्यन कगार में, दक्कन लावा पठार में और हम अरावली तरफ चले जाएं, इनमें अंतर आता है। क्या आता है? अंतर आता है। और उस अंतर को समझने के लिए हमारे पास एक तो है महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये हम अलग से थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगा। ये क्या कर रहा है? अरावली से लेकर के कहाँ तक? हाड़ौती के पठार तक बीच में एक सीमा बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ बेंगू से स्टार्ट होकर के सवाई माधोपुर तक के एरिया में, है ना, आपके बूंदी सवाई माधोपुर उस तरफ एक सीमा, है ना, बनी हुई है, जिसको महान सीमा भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? महान सीमा भ्रंश कहते हैं। तो उस सीमा भ्रंश के आधार पर ही ये तय होता है कि विंध्यन कगार जो हैं वो किस तरफ हैं और अरावली किस तरफ हैं। तो हाड़ौती पठार जो हम पढ़ रहे हैं उसमें और अरावली में किस प्रकार का अंतर आता है। जैसे विंध्यन कगार का कोई क्षेत्र अगर है, हमारे हाड़ौती पठार उसमें शामिल है, तो उसमें ये चीज़ें हमको मिलेगी। और हम जब अरावली की बात करेंगे तो अरावली में हमको धात्विक खनिज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? धात्विक खनिज, डीएनए, कुल मिला करके डीएनए पर होता ही नहीं होता है किसी को जानने के लिए। तो ऐसे कैसे इनका भी, जैसे ही दो भ्रंश हैं, भ्रंश का मतलब भी एक बार आप समझना चाहें, मैं अलग से आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये मान लो पर्वतीय इलाका है, तो ये जो भाग हैं ये भ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रंश कहलाता है। दो पहाड़ी एरिया हैं और इन दो पहाड़ियों के बीच वाला जो एरिया रहता है वो भ्रंश है। ठीक है ना। तो उस भ्रंश, इधर अरावली और इधर हाड़ौती का पठार, खूब ज़्यादा ही भर दिया इसको, देना दूसरा वाला, जब तक उभरा ही नहीं गया तहाँ तक। हाँ,
कोई सा भी एक दे दो मेरे को अभी, यही था मेरे पास अभी। शर्ट भी खराब है। कभी ख़त्म नहीं होगी, यूँ करके भर दिया, क्या पता। हाँ, तो ये भ्रंश है, इसको अपन महान सीमा भ्रंश को एक बार और अलग से देखेंगे, क्योंकि उसको समझेंगे तो ही हम हाड़ौती पठार, आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली, ये अलग हो जाएंगे इसके माध्यम से। तो ये अपन ने देखा, तो यहाँ भी देखा। अब मैं इस हाड़ौती पठार के गौण भाग की बात कर रहा हूँ। अब गौण भाग में फिर हम इसको अलग से देख पा रहे हैं। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी हैं उसमें बूंदी पहाड़ी और मुकुंदरा हिल्स, ये 2 पहाड़ियाँ शामिल हैं। यहाँ बूंदी तो ज़िले का नाम लिखा हुआ है, तो बूंदी हिल्स हो गया। यहाँ आपके झालावाड़ और कोटा, ये 2 ज़िले और शामिल कर लो। मुकुंदरा हिल्स, आप इनमें ये 2 ज़िले शामिल हैं, तो मुकुंदरा हिल्स ये पहाड़ी है। इसके बाद शाहबाद उच्च भूमि है, ये 12 ज़िले में है। कहाँ है? 12 ज़िले में है। इस पहाड़ी की आकृति घोड़े की नाल जैसी है। कैसी है? घोड़े के नाल जैसी है। और अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स, बूंदी हिल्स, ये जो 3 जिलों में शामिल पहाड़ी है उसको अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ी के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद इसमें अपन ने देखा कि शाहबाद उच्च भूमि में जो 12 वाला एरिया है, ये घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है। और यहाँ पर रामगढ़ क्रेटर झील है। क्या है? रामगढ़ क्रेटर झील, ये भी आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम गौण भाग में देखें, गंगधर पठार या उच्च भूमि जो कि झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बूंदी आ गया, झालावाड़ आ गया, कोटा आ गया और 12 आ गया और फिर झालावाड़ी आ गया। तो ये हमारे हाड़ौती जो पठार हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार हैं, उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, एरिया हैं। हम नक्शे में देखें तो नक्शे में भी आप आसानी से समझ पाओगे। ये आपका क्षेत्र आ गया, ये आपका क्या हो गया? झालावाड़, ये आपका 12, फिर आपके इधर कोटा और थोड़ा सा ऊपर यहाँ बूंदी। ये मुख्य तौर पर शामिल ज़िले हैं जो कि हाड़ौती पठार के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा और विंध्यन कगार की जैसे मैंने बात करी, तो उसका चट्टानों का जो अंदर ही अंदर फैलाव हैं वो विस्तार आगे तक हैं, परंतु हम हाड़ौती के पठार में मुख्य तौर पर इन 4 जिलों को पढ़ते हैं। तो आपके सामने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें भी प्रश्न बनते हैं, या तो कभी मिट्टी का बन गया, इसके अलावा कभी जिले पूछ लिए कि हाड़ौती में शामिल जिला नहीं है या हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में जैसे ये मुकुंदरा हिल्स हैं, उसके प्रश्न अधिकतर बनते रहते हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं, इस टाइप का प्रश्न बन जाए तो आपको ये याद रखना है। या फिर ये किसका विस्तार है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपके हाड़ौती पठार से, दक्षिणी पूर्वी पठार से बनेंगे, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। भौतिक प्रदेशों में हमने शुरुआत करी थी, सामान्य परिचय से हमने तो शुरुआत करी थी, परंतु हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया, अरावली का भी कुछ भाग हमने पढ़ लिया, और आज हमने ये 2 भौतिक प्रदेश पढ़े हैं। तो जो ऑनलाइन हमने आपको सुविधा दी है उसमें कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, जिसमें हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली का विस्तृत अध्ययन, साथ ही दर्रे और महान सीमा भ्रंश, इनको भी आपको ऑनलाइन सुविधा दे दी जाएगी। बहुत जल्द इनको भी हम आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।